स्वागत है फिर आपका एक बार आज की एक नई कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ज्योतिषी का एक दिन। R.K. नारायण जी के द्वारा लिखा गया ज्योतिषी का एक दिन, इसका हिंदी रूपांतरण लेकर आप लोग के बीच में फिर से आज मैं आया हूँ, जिसमें हम लोग समझेंगे कि सस्पेंस क्या होता है। इस कहानी में कितने टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, कितने सस्पेंस है। हर एक पार्ट में आपको सस्पेंस मिलेगा। कहानी को ध्यान से सुनिएगा, इंटरटेन करिएगा। आइए शुरू करते हैं। रोज़ की तरह दोपहर को उसने अपना थैला खोला और धंधे से संबंधित सामान फैला दिया, जिसमें एक दर्जन कौड़ी थी। कपड़े का एक वर्गाकार टुकड़ा भी था, जिस पर अनजानी रहस्यमयी आकृतियाँ बनी हुई थी। एक नोटबुक था और ज्योतिष की लिखाई वाले कागज़ों का एक बंडल भी था। उसका माथा पवित्र भस्म व रोली से चमक रहा था। उसकी आंखें एक विचित्र तेज के साथ चमक रही थी, जो वास्तव में निरंतर ग्राहकों को ढूंढते हुए नजर आ रही थी, जिन्हें उसके भोले भाले ग्राहक अलौकिक प्रकाश समझ लेते थे और सुख का अनुभव करते थे। उसके पुते हुए मस्तक व गालों पर छाए हुए गलमुच्छों के बीच में स्थित उसकी आंखें अपनी स्थिति के कारण बहुत अधिक तेजस्वी दिखाई देती थी। एक मूर्ख तक की आंखें इस तरह की स्थिति में चमकीली बन सकती थी। इस प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए वह अपने सिर के चारों ओर भगवा रंग का साफा बांधता था। यह रंग योजना कभी व्यर्थ नहीं जाती थी। लोग उसकी ओर इस प्रकार आकर्षित होते थे जैसे मधुमक्खियाँ कांसमास या डहेलिया के पौधे की ओर आकर्षित होती हैं। टाउन हॉल पार्क से गुजरती हुई सड़क के किनारे पर एक इमली के वृक्ष की फैली हुई डालियों के नीचे वह बैठा करता था। अनेक बातों में वह एक बढ़िया स्थान था। सवेरे से लेकर रात तक इस सकरी सड़क पर इधर उधर से बड़ी भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी। उस सड़क पर किनारे किनारे विभिन्न प्रकार के व्यापार तथा कामों का प्रतिनिधित्व किया जाता था, जैसे औषधि विक्रेता, चुराए हुए काठ कपाड़ के विक्रेता, जादूगर लोग और इन सबसे बढ़कर सस्ते कपड़ों का एक नीलाम करता, जो पूरे कस्बे को आकर्षित करने के लिए सारे दिन शोर मचाया करता था। शोरगुल मचाने में उसके बाद नंबर आता था भुनी मूंगफली बेचने वाले का, जो प्रतिदिन अपने सामान को एक सुंदर नाम दिया करता था। किसी दिन उसे बम्बई का आइसक्रीम कह दिया करता था, अगले दिन उसे दिल्ली का बादाम कह दिया करता था और तीसरे दिन उसी को राजाओं की मिठाई इत्यादि भिन्न भिन्न नामों से बुलाया करता था और चारों ओर एक बड़ा झुंड इकट्ठा रहा करता था। इसी भीड़ का एक बड़ा भाग ज्योतिषी के सामने इकट्ठा रहा करता था। एक लपलपाते हुए प्रकाश के सहारे ज्योतिषी अपना कारोबार चलाता था, जो निकट की मूंगफली के ढेर के पास चटक चटक कर धुआं उड़ाती हुई आग उसके पास तक रोशनी देती थी। उस स्थान का आधा आकर्षण तो वास्तविकता के कारण था, जिसे वह नगर पालिका की रोशनी का कोई लाभ नहीं मिलता था। चारों तरफ अंधेरा होता था, जिस कारण से वह स्थान अपने आप एक रहस्यमयी स्थान बन जाता था। उस स्थान को दुकानों की रोशनियों से प्रकाश मिलता था। एक या दो के पास फुफकार करती हुई गैस की बत्तियां थी, कुछ के पास बांसों से लगी हुई टंगी पलटें भी थी। कुछ साइकिल की पुरानी बत्तियों से प्रकाशित अपने स्थान पर बैठे और अपने सामान को बेच रहे थे। एक या दो ज्योतिषी की भांति स्वयं की बिना रोशनी के ही अपना काम चला रहे थे। वहाँ पर रोशनी की किरणें व चलती फिरती छाएं एक दूसरे को काटा करती थी। यह ज्योतिषी को अधिक लाभदायक पड़ता था। इसका सीधा कारण था कि जब उसने अपना जीवन शुरू किया था तो उसका इरादा ज्योतिषी बनना बिल्कुल न था। वह अन्य लोगों के भविष्य के बारे में उतना ही जानता था जितना खुद के बारे में जानता था। वो बिल्कुल दूसरों के जीवन के विषय में और अपने जीवन के विषय में बिल्कुल अनजान था। वह नहीं जानता था कि अगले मिनट में उसे स्वयं को क्या होने वाला है। वह नक्षत्रों के बारे में बिल्कुल अनजान था, उतना ही अनजान था जितना उसके भोले भाले ग्राहक हुआ करते थे। फिर भी वह ऐसी बातें बताता था जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न और आश्चर्यचकित कर देने वाला होता था। यह सब उसके अध्ययन, अभ्यास और चालाक अनुमान की बात से साबित हुआ। फिर भी उसके परिश्रम में इतनी ही ईमानदारी थी जितनी कि किसी ईमानदार
के परिश्रम में हो सकती थी। दिन के व्यतीत होने पर जो कुछ कमाई वह घर ले जाता था वह उसकी मेहनत के अनुरूप ही होता था, अर्थात जितना मेहनत करता था उस मेहनत के अनुरूप ही उसको मेहनताना मिलता था। वह बेईमानी नहीं करता था। उसने पहले ही बिना कुछ सोचे समझे यह योजना अपने गांव छोड़कर बना लिया था। यदि वह यहाँ रह रहा होता तो वहाँ पर अपने पुरखों वाला काम कर रहा होता, लेकिन वो किसी अकस्मात अकारण से अपने घर अपने गांव को छोड़ करके दूर चला आया था। और अगर वो वहाँ पे रुका होता तो पुरखों का घर, पुरखों का ज़मीन जायदाद, यहाँ तक कि शादी और जीवन निर्वाह करना उसके लिए आसान रहता, किंतु ऐसा नहीं हो सका। बिना किसी के कुछ कहे उसे घर छोड़ना पड़ा तथा बिना सोचे उसे सैकड़ों मील पीछे छोड़कर इतनी दूर आना पड़ा। एक गांव वाले के लिए यह बहुत बड़ी बात थी, जैसे कि उन दो स्थानों के बीच में एक लहराते हुए महासागर वाली दूरी थी। लोगों की मुसीबतों का उसे सही विश्लेषण आता था, जैसे शादी, विवाह, धन दौलत, रिश्ते तथा रिश्तेदारी की उलझने। इन सब में मनुष्य उलझा रहता है और वह इन सब से लोगों को सही राह देना, उनको बाहर निकालने की शिक्षा देना उसे भली भांति अब आने लगा था। लंबे अभ्यास ने उसकी यह समझ तेज कर दी थी। 5 मिनट के अंदर ही वह समझ लेता था कि क्या कुछ गलत हुआ है। वह प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 पाई लिया करता तथा तब तक अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक दूसरा कम से कम 10 मिनट तक अपनी बात को नहीं बोल लेता था। इस बात से उसे 1 दर्जन उत्तरों और परामर्श के लिए मसाला मिल जाता था। जब वह सामने वाले व्यक्ति की हथेली को ध्यान से देखते हुए बताता था, अनेक बातों में तुम्हें अपने प्रयासों का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। ये तो बात सत्य है। कोई व्यक्ति कितना भी मेहनत करता हो, लेकिन वह अपनी मेहनत से अधिक उम्मीद रखता है। अगर उसके विषय में ये कहा जाए कि आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपको सही परिणाम नहीं मिलता है, तो बिल्कुल इस बात को स्वीकार कर लेना। 10 में से 9 लोग इस बात से राजी हो जाएंगे। क्या तुम्हारा परिवार में कोई औरत है, दूर की रिश्तेदार भी हो सकती है, जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, या फिर वह चरित्र का विश्लेषण करने लगता है। तुम्हारा अधिकांश परेशानियां तुम्हारे स्वभाव के कारण हैं। इस प्रकार से तमाम प्रकार से वह अपने सामने वाले को संतुष्ट करने का प्रयास करता और यह भी कहता था कि जिस स्थान पर शनि है उसके रहते हुए तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तुम्हारी अधिकांश परेशानियां तुम्हारे स्वभाव के कारण हैं। जिस स्थान पर शनि होता है उसका कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तुम्हारा स्वभाव तो चंचल है और ऊपरी तौर से खराब भी लगते हो। इतनी बात से वह शीघ्र ही उनके दिलों को अपने लिए एक स्नेह भरा स्थान बना लिया करता था, क्योंकि हम में से जो सबसे कोमल होता है उसे भी इस विचार से प्यार होता है और वह ऊपरी तौर से खराब प्रतीत होता है। मूंगफली वाले ने अपनी रोशनी बुझा दी, घर जाने के लिए उठ बैठा। यह इस बात का संकेत था कि ज्योतिषी भी अपना सामान बांध ले, क्योंकि अब वह अंधेरे में रह जाएगा सिवाय हरी रोशनी की। वह अपनी कौड़ियाँ व अन्य सामान को समेटकर उसे अपने थैले में भर लेता है। हरी रोशनी वहाँ से मिट गई। उसने ऊपर देखा तो अपने सामने एक आदमी को खड़ा हुआ पाया। उसने एक संभावित ग्राहक का अनुमान लगाया और कहा कि तुम बहुत परेशान दिखाई पड़ते हो। ये तुम थोड़ा बैठो, मुझसे बातें करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरे ने बड़बड़ाकर कुछ अस्पष्ट सा उत्तर दिया। ज्योतिषी ने अपनी बात पर फिर जोर दिया और कहा। इस बात पर दूसरे ने उसकी नाक के तले अपने हथेली को रख दिया और कहा, तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो? ज्योतिषी को यह बात एक चुनौती सी प्रतीत हुई और दूसरे की हथेली की रोशनी को हरी किरण में मोड़ते हुए कहा, तुम्हारा एक ऐसा स्वभाव है, अरे उसे बंद करो। दूसरा बोला, मुझे कुछ काम की बात बताओ। हमारे मित्र के स्वाभिमान को चोट लगी। मैं प्रति प्रश्न केवल 3 पाई लेता हूँ और जो तुम्हें मुझसे मिलेगा वह तुम्हारे पैसे के हिसाब से काफ़ी अच्छा ही चाहिए। इस पर दूसरे ने अपने बाँह पीछे
को खींच लिया, एक इकन्नी निकाली और उसे उसकी ओर उछालते हुए फेंक दिया। मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। यदि मैं यह सिद्ध कर दूं कि तुम धोखा दे रहे हो तो तुम्हें यह इकन्नी ब्याज सहित लौटानी पड़ेगी। यदि तुम्हें मेरे उत्तर संतोषजनक लगें तो तुम मुझे 5 रुपये दोगे? नहीं, या तुम मुझे 8 आने दोगे? ठीक है, किंतु यदि तुम गलत हुए तो तुम मुझे उसका दोगुना दोगे। इस प्रकार से बहुत सारी बातें होती हैं, मोल भाव किया जाता है। फिर अजनबी ने कहा। थोड़ी सी और बहस कर लेने के बाद यह समझौता स्वीकार कर लिया गया। जोशी ने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की, जबकि दूसरे ने एक चिरूट सुलगा लिया। दिया सलाई की रोशनी में जोशी ने उसके चेहरे की एक झलक पढ़ी। कारों ने सड़क पर हॉर्न बजाए क्योंकि कुछ रुकावट थी। अपने चिरूट के धुएं को खींचता हुआ वह फेंकता हुआ दूसरा बैठा हुआ था। ज्योतिषी को बहुत बेचैनी हुई। यह अपनी कन्नी वापस ले लो। मैं ऐसी चुनौती स्वीकार नहीं करता हूँ। आज मुझे देर हो रही है, ज्योतिषी ने उस अजनबी से कहा। उसने सामान बांधने की तैयारी शुरू कर दी। दूसरे ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, अब तुम अपनी बात से बाहर नहीं जा सकते हो, क्योंकि चुनौती चुनौती होती है। उसकी पकड़ से ज्योतिषी कांप उठा और उसकी आवाज़ कंपी कंपी सी धीमी पड़ गई। आप मुझे छोड़ दो, आज मुझे घर जाने दो, मैं तुमसे कल बात कर लूँगा। दूसरे ने अपनी हथेली उसके चेहरे के पास अड़ा दी और कहा, चुनौती तो चुनौती होती है, बोलते चलो। सूखते हुए गले से ज्योतिषी आगे बोलना शुरू करता है और कहता है, एक औरत। तभी अजनबी कहता है, रुक जाओ। तब दूसरा बोला, मुझे वो सब नहीं जानना है। क्या मैं अपनी वर्तमान खोज में सफल हो पाऊंगा या नहीं, इसका उत्तर दो और चलते बनो, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे सिक्के छीने बिना तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ज्योतिषी ने कुछ मंत्र बड़बड़ाया आसमान की तरफ देखकर और उत्तर दिया। कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा, मैं बताऊंगा। यदि तुम्हें मेरा कहा हुआ ठीक लगे तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा और तुम्हें जो करना हो कर लेना। काफ़ी झकझक के बाद दूसरा राजी हो गया। ज्योतिषी बोला, अजनबी बहुत मरा हुआ जानकर छोड़ दिया और कहता है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अरे मुझे उस निशान को दिखाने के लिए अजनबी ने उसने अपनी छाती सामने कर दी। एक बार तुम्हारे शरीर से एक चाकू पार हो गया और फिर खेत वाले पास के कुएं में तुम्हें धकेल दिया गया था। तुम्हें मरा जानकर छोड़ दिया गया था। यदि वहाँ से कोई गुजरने वाला अकस्मात उस कुएं में नहीं झांकता तो मैं तो मर ही गया होता, अजनबी ने कहा। दूसरे के मुंह से निकल पड़ा जो उत्साह का उफन था। मैं उसे पकड़ पाऊंगा तो उसे मुट्ठी भर में कुचल दूंगा, मैं उसे उसका गला घोट दूंगा, मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मार दूंगा। इतना गुस्से में था अजनबी अपने उस दुश्मन को मारने के लिए जिसने उसको मारने का प्रयास किया था। ज्योतिषी कहता है, तुम उसे अगली दुनिया में मार पाओगे, अगले जन्म में मार पाओगे। वह तो 4 माह पहले ही एक दूर दराज के कस्बे में मर गया है, अब वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इस बात को सुनकर दूसरे ने एक आह भरी। ज्योतिषी ने आगे कहा, हे गुरुनायक। गुरुनायक घबरा गया, वह अजनबी घबरा गया और कहता है, क्या तुम मेरा नाम भी जानते हो? वह बहुत आश्चर्य से बोलता है और ज्योतिषी कहता है, क्योंकि मैं दूसरी बातें भी जानता हूँ गुरुनायक। जो कुछ मुझे कहना है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस कस्बे से तुम्हारा गांव उत्तर की ओर 2 दिन की यात्रा पर पड़ता है। अगली गाड़ी को पकड़कर वहीं वापस लौट जाओ। यदि तुम घर से बाहर निकले तो मैं तुम्हारे लिए फिर से एक बड़ा खतरा देख रहा हूँ। उसने एक चुटकी भर भस्म उसके माथे पर रगड़ दी और कहा कि इसे लगा करके तुम अपने घर वापस चले जाओ। तुम सुरक्षित घर पहुँच जाओगे और 100 साल तक जिंदा रहोगे। मैं दोबारा घर क्यों वापस आऊँगा? अजनबी ने कहा। दूसरे ने सोच विचार करने के बाद कहा,
मैं तो बार बार घर छोड़कर उसकी तलाश में निकलता था और यदि वह मुझे मिल जाता तो उसका गला घोट देता। उसने अपना सिर खेदपूर्वक हिलाया। वह मेरे हाथ से बच गया। मैं सोचता हूँ कि वह जिस लायक था उसी तरह उसकी मौत हुई। ज्योतिषी कहता है, हाँ तुम सही कहते हो। वह एक ट्रक के नीचे कुचल गया था। इस बात को सुनकर दूसरे को संतोष होता है। जितनी देर में ज्योतिषी ने अपनी चीज़ें उठाई और उसको अपने बैग में डालना शुरू कर दिया था, अब वह स्थान बिल्कुल सुनसान हो गया था। हरी किरण भी उस स्थान को अंधकार व खामोश छोड़कर गायब हो चुकी थी। वह अनजान व्यक्ति ज्योतिषी को एक मुट्ठी सिक्के देकर रात्रि में कहीं गायब हो गया। जब ज्योतिषी घर पहुंचा तब करीब करीब आधी रात हो चुकी थी। उसकी पत्नी दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी और उसके देर आने का कारण पूछती है। उसने उसकी ओर सारे सिक्कों को उछाल दिया और कहता है, लो गिन लो, एक आदमी ने मुझे यह सब सिक्के दिए हैं। 12.5 आने। वो महिला गिन करके बताती है और बहुत खुश होती है और कहती है, कल मैं थोड़ा गुड़ और नारियल खरीदूंगी। बच्ची बहुत दिनों से मिठाइयों के लिए कह रहे हैं और अब हम बढ़िया सी मिठाई ज़रूर तैयार करेंगे। ज्योतिषी बहुत गुस्से में आता है जब उसने सुना कि सिर्फ 12.5 ही आना ही है, क्योंकि बात कितनी हुई थी, 1 रुपये की, अर्थात 16 आने की। वो गुस्से से कहता है, उस स्वर ने मुझे ठग लिया है, उसने मुझे 1 रुपये देने का वादा किया था। पत्नी कहती है, तुम चिंता क्यों करते हो, क्या गड़बड़ी है, बहुत पैसा है। ज्योतिषी कहता है, कुछ नहीं, बस यूं ही। रात के भोजन के बाद प्योल पर बैठकर ज्योतिषी ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम जानती हो कि आज मेरा बोझ कितना हल्का हो गया है। इतने वर्षों से मैं सोचता आया हूँ कि मेरे हाथों एक व्यक्ति का खून हो गया है। यही कारण था कि मैं घर बार छोड़ करके इतनी दूर आकर के यहाँ रहने लगा था और तुमसे शादी कर लिया था। आज मैंने देखा कि वह व्यक्ति जिंदा है जिसको मैंने मारने का प्रयास किया था। उसने गहरी सांस ली और कहती है, तुम जान से मारने की कोशिश किए थे उसको, तुमने उसकी हत्या करने की कोशिश की। ज्योतिषी बहुत शांत स्वभाव में बोलता है, हाँ, अपने गांव में जब मैं एक बेवकूफ़ किशोर था, एक दिन हमने शराब पी, जुआ खेला और बुरी तरह आपस में खूब झगड़ा किए, लेकिन अब उसके बारे में क्या सोचना है, सोने का समय हो गया है। ऐसा बोल करके वो जम्हाई लेता है और पूरे प्योल पर पूरे बिस्तर में लेट जाता है और सो जाता है। बस इतनी सी थी कहानी। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।